वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ऐसी ही बुलंदियों से ना हारने वाली एक शख्सियत, जिनको एवरेस्ट की ऊंचाई भी ना हरा सकी, जिनकी हौसलामंदी के किस्से हम किताबों में पढ़ते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून, हिमालय की बेटी बछेंद्री पाल। मुलाकात कीजिए उत्तराखंड की रहने वाली, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में खास जगह बनाने वाली, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पद्म भूषण के एजाज से नवाजी जा चुकी बछेंद्री पाल से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। बछेंद्री जी, आपने जिंदगी में इतना कुछ किया है कि समझ नहीं आ रहा सवाल कहां से पूछूं, लेकिन शुरू करेंगे आपके बचपन से, जहां से आपकी यादें हैं, जहां से आप इंस्पायर हुई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। उस बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसा था? मेरा तो बचपन पूरा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के एक छोटी सी गांव है उत्तरकाशी के पास में, वहां गुजरा। बहुत ही हार्डशिप, स्ट्रगल जिंदगी में बचपन से ही। स्कूल अगर जाना है आपको तो 5 किलोमीटर रोज पैदल जाना है। अच्छा। 5 किलोमीटर आना है। हाँ। साथ में किताबों की बोझ भी। मैं तो बहुत ही ग्रेट ड्रीमर थी, बहुत सपने देखती थी और जल्दी से लोगों से इंस्पायर होती थी। तो एक सपना होता था कि मुझे भी पढ़ना लिखना है, तो पढ़ाई करना, हायर एजुकेशन लेना मेरे लिए एक एवरेस्ट था। जिस वक्त की आप बात कर रही हैं और जिस गांव से आप थी, वहाँ पे ना तो स्कूल थे, ना ही कोई लड़कियों को पढ़ाने के बारे में सोचता था। बिल्कुल नहीं के बराबर। लेकिन मैंने तो सपना देखा था कि जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। हाँ। शिक्षा के बगैर जो भी मैं सपने देखूंगी वो पूरा नहीं हो सकता है, और उसको अचीव करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि उसमें लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतना प्रायोरिटी तो था ही नहीं। वहाँ पे ये लगता था कि 8th क्लास पढ़ लिया तो काफी है, चिट्ठी विट्ठी लिखना पढ़ना आ जाता है तो काफी है। लेकिन मैं तो सेटिस्फाइड नहीं थी उतने से। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं प्राइवेट तो कर सकती हूँ, स्कूल नहीं जा सकती हूँ, कॉलेज नहीं जा सकती हूँ, ठीक है घर का काम करना है, लेकिन प्राइवेट तो मैं पढ़ सकती हूँ। तो अच्छा। वो जुनून था, वो जज्बा था। और मेरे गांव में मेरी एक कजिन सिस्टर थी जिसने 12th किया था। अच्छा। उससे बुक्स लिया, दिन भर अपना काम करती थी। जंगल में जा रहे हैं, घास लकड़ी लेके आ रहे हैं, घर के सारे कामों में हाथ बटा रही हूँ, और जो टाइम मिलता था वो मैं पढ़ाई में करती थी। तो उससे मेरे बड़े भाई बहुत इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने सोचा वो तो खेलते वेलते रहते हैं, घूमते हैं, फिर भी इतना उनको बढ़ावा और ये इतना काम कर रही है, तो उन्होंने रेकमेंड किया क्या इसको भेजी दो। और फिर मेरा था कि मैं ये डॉक्टर बनना है। इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ था कि घर की माली हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। हाँ। और आपको क्योंकि पढ़ाई करनी थी। हाँ। तो आपको लगा कि कुछ आमदनी हो जाए कहीं से। हाँ। तो आप 5-5 रुपए के लिए सिलाई भी करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है जब माघ मेला होता था हमारे गाँव में, उत्तरकाशी में, पॉकेट मनी जितना भी हो तो कम ही लगता था। तो उस दौरान में मैं मेरे घर में एक मशीन था मेरी दीदी के, और मैं वहाँ पे उनके कपड़े सिलते थे। वैसे सिलने का कोई भी एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन उसमें चौक से उसको थोड़ा सा लगा के कपड़े में, और छुट्टियों के दौरान में वो सब कुछ करती थी। तो आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत प्राउड फील होता है। उस टाइम आपको उस वक्त कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कि आज मैं 5 रुपए के लिए कपड़े सिल रही हूँ और एक दिन पूरी दुनिया मुझे जानेगी? बस फोकस जो सामने काम आया, जो टास्क सामने है जो आया, उसमें अपना पूरा दो, आपका 100% दो, मेहनत करो। ये चीज तो मेरे पेरेंट्स से मुझे मिला है, मेहनत और ईमानदारी, दो चीज संस्कार में आया है, बहुत स्ट्रांगली मेरे ब्लड में है। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, और जो उनको मैंने देखा, गरीब रहे हैं लेकिन कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जिंदगी में, अपने डिग्निटी, अपने स्वाभिमान के साथ में। तो वो अगर है साथ में तो कहीं ना कहीं वो रास्ता आपका कोई चोटी के ऊपर ही जाता है, अगर आप में ईमानदारी है और आप मेहनती हैं तो। तब भी और अभी भी मेरे सोच में कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर काम को एक एक्सरसाइज की तरह लेती हूँ, एक कसरत है, एक फिटनेस का एक एक्टिविटी है। तो वो सोच तब भी था, वो सोच अभी भी है, और ये सोच ने मुझे जरूर यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद किया। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं पढ़ाई लिखाई के बाद इस जंगल में घास लाना, लकड़ी लाना, ये सोचते हैं कि ये पढ़े लिखों का काम ये है, और पढ़े लिखे जो नहीं है उनका ये काम है। मेरे ऐसा कुछ है भी नहीं। आप गांव की एक ऐसी औरत बनी जिसने पहली बार गांव में MA किया या BEd किया, क्योंकि वहाँ की ना स्कूल थे ना लड़कियां वहाँ पर इतनी पढ़ी थी। मैं तो ग्रेट ड्रीमर थी, और मुझे अपने पैर पे खड़े होना है, आगे बढ़ना है, और वो फैसिलिटीज मेरे को चाहिए अगर, तो ये पक्का था कि मुझे पढ़े लिखे होना है। तो वो मेरा पहला एवरेस्ट था, और उसके लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर एक रास्ता निकला, MA BEd किया। तो उससे पहले ये था कि मुझे एक डॉक्टर बनने की इच्छा थी।
हाँ। घर से कोई गाइडेंस नहीं था कि मैं क्या बनने, अपने आप सोचना पड़ता है, अपने आप कोई आपको गाइड करने वाला नहीं था। हाँ, अब पेरेंट्स लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है तो वो तो नहीं बोलेंगे तुमको ये बनना है वो बनना, तुमको ही डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करती थी? क्योंकि अगर आज के जमाने की बात करें तो इंटरनेट है, मोबाइल के जरिए कंप्यूटर से लोगों को पता चल जाता है कहाँ पर क्या करना है, क्या कोर्स करना है, आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आपने किया उस वक्त तो कैसे करती थी, कैसे पता चलता था? तब तो टीवी भी नहीं था, लेकिन जो सुनते थे, जो लोग बात करते थे कि आप ये सब्जेक्ट लेने से आप एमबीबीएस के लिए कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और तब तो हम डॉक्टर इंजीनियरिंग ज्यादा सुनते थे, और गांव में, पहाड़ों में या कहीं भी डॉक्टर इंजीनियर बहुत ही पॉपुलर एक था कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। तो वो मेरे सोच में था। फिर मैंने बायोलॉजी लिया, साइंस लिया, लेकिन मैं तो ऐसे ही बहुत ही आउटडोर वाली थी, कोई डल मोमेंट मेरे जिंदगी में था नहीं। फिर भी मैंने इंटर किया विद बायोलॉजी एंड ऑल, और अपीयर भी हुए प्री मेडिकल टेस्ट में। लेकिन क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, आउटडोर में था, मैं अपने कॉलेज में गर्ल्स चैंपियन हुआ करती थी, तो उसके बाद फिर मैंने साइंस छोड़ करके फिर मैं आर्ट्स में आ गई। और ये हॉबी बना के रखा कि आउटडोर में जाना, जंगलों में जाना, पिकनिक में जाना, पढ़ाई के साथ साथ चलना। हाँ, तो उसमें भी बहुत लर्निंग होता है। आप बहुत कुछ सीखते हैं वो मैनेजमेंट का। आप पिकनिक में जा रहे हैं, क्या बर्तन लेना चाहिए, क्या खाना बनाने हैं, कितने लोग हैं, खेल खेल में सीखना। ये मैं सोचती हूँ गाँव की जिंदगी जो दिनचर्या होती है, और मैं बहुत गर्व होता है कि मैं एक गांव से हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। बीएड करने के बाद आपको नौकरी भी नहीं मिली, बेरोजगार थी आप। बहुत ही पेनफुल रहा था, क्योंकि इतना मेहनत के बाद, पेरेंट्स ने इतने अभाव के बाद भी मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दिया पढ़ाई लिखाई करने का। तो वो एक साल बहुत ही मुश्किल था। छोटे छोटे स्कूल्स के ऑफर आते थे, लेकिन मैं बड़ी जिद्दी थी कि मैंने एमए बीएड किया है, जो मेरे गांव में कोई नहीं है, और अगल बगल के गांव में भी एमए बीएड कोई नहीं था। तो मुझे इसका ही मैचिंग जॉब चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं वेट करूंगी, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हूँ। बछेंद्री जी, आपसे बातें करेंगे, जानेंगे कि इसके बाद माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का आपका इरादा कब बना? उसी एक साल का दौरान की बात है, जब मैं बेरोजगार थी और कोई सुटेबल जॉब की बहुत इंतजार कर रही थी, अप्लाई भी किया था। तो उसी दौरान में एक ग्रेट माउंटेनियर, एक रिनाउंड माउंटेनियर कर्नल प्रेमचंद, वो किसी काम से शायद मेरे गाँव विजिट किया, और जब उन्होंने मेरे से इंटरेक्शन हुआ, मेरे से बात हुई, तो उनको बड़ा हैरानी हुआ कि देखो एमए बीएड लड़की यहाँ है और इस गांव में है, एंड जॉब नहीं मिला है तो घर में बैठी है। तो उन्होंने कहा तुम माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए क्यों नहीं चले जाते हो, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा। और तुम पढ़े लिखे लोग हैं तो माउंटेनियरिंग क्यों करना चाहिए, वो ज्यादा समझ सकते हैं। तो बस ये मोटिवेशन था, और उसके बाद मैंने अप्लाई किया। 81 में मैंने फिर बेसिक कोर्स में, बस वो मेरा स्टार्टिंग था। एंड आफ्टर दैट बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया विद नोटिसेबल परफॉर्मेंस। इन द मेन टाइम मुझे एक चिट्ठी मिला इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, जो एपेक्स माउंटेनियरिंग बॉडी है इंडिया का, कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन। अच्छा। और मुझे विलिंगनेस भेजना था, मैंने उसका रिस्पॉन्स भी नहीं किया। अच्छा। तो उसके बाद रिमाइंडर आया लकीली, तब तो मैं गई अपने इंस्ट्रक्टर जो थे, जहाँ मैंने बेसिक कोर्स किया था, अपने इंस्ट्रक्टर से पास गई और उनको दिखाया, एक लेटर आया, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका डोर नॉक कर रही है। जब उनसे सुना तो फिर मैंने उसी समय विलिंगनेस भेज दिया, और यहाँ से एक तरह से आपकी तैयारी शुरू हो गई थी, और ओनली स्ट्रगल शुरू हुआ था। क्योंकि उस समय ऐसा माइंडसेट नहीं था लोगों का, माउंटेनियरिंग के लिए कोई अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, जैसे मुझे भी मालूम है कि आप जिस दौरान तैयारी कर रही थी, गांव के लोगों को वो समझ नहीं आता था, वो लोग हंसते थे आप पर। मैं उसके बाद बहुत ही फोकस्ड थी। अच्छा। कि एवरेस्ट एक बार मेरा गोल बन गया, एक लक्ष्य बन गया है, तो मुझे वहां तक पहुंचने में क्या होना चाहिए, एकदम हाई कमिटमेंट, एकदम डिटर्मिनेशन। तो जब मैं घर में होती तो कभी जॉगिंग के लिए चली जाती थी। अब जॉगिंग और गांव में कौन करे उस दौरान में। तो बहुत सारे औरतें जब वो खेतों में जा रही होती थी तो मुझे दूर से दौड़ते हुए देखते थे, तो सोचते थे अरे क्या हो गया। वो पूछते थे कि तुम्हारा कुछ खो गया सामान। अच्छा। तो मैं क्या बताऊं उनको। नेक्स्ट डे फिर कभी जॉगिंग करने जाती थी, जैसे मैं गाँव की औरतों को देखती थी तो मैं उस तरह फेस करके और उनको इग्नोर कर देती थी। मेरे पिताजी अप्रिशिएट करते थे, खुश होते थे, ये सोच के कि ये मेहनत कर रही है, इस मेहनत का कोई ना कोई मंजिल जरूर होगा। तो लेकिन उनको इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि जो हमारी बेटी है वो एवरेस्ट पर जा रही है। अब वो तो बहुत ही प्रोटेक्टिव, जैसे हर पेरेंट्स होते हैं, वो लोग सोचते थे कि वहां जाएगी, वापस आएगी, नहीं आएगी। लेकिन उस समय जब मैं प्रैक्टिस कर रही होती, वो तराजू में तोल करके मेरे बैग में पत्थर डालते थे। अच्छा। मैं पहाड़ी के ऊपर पत्थर रख करके उसके बाद में घास लकड़ी, ताकि घर वाले ये नहीं सोचे कि वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ। मैं कुछ घास लेके आ गई, लकड़ी लेके आ गई। मेरे माँ को नहीं अच्छा लगता था, बोलते थे कि गाँव वाले क्या बोल रहे होंगे, इतना तुमको पढ़ाया लिखाया, इतना
हार्डशिप इतना, उसके बाद और अब तुम ये कर रही हो, तुम क्या। तो मैं माँ को हमेशा बोलती थी कि मैं सबको कैसे बताऊं, मैं समय आएगा शायद पता चल जाएगा, लेकिन मुझे करने दो। मैं बहुत जिद्दी थी, एक बार ठान लिया तो ठान लिया, मुझे पढ़ाई करनी है तो कर लिया। अब एवरेस्ट दूसरा गोल बना तो बन गया। जब आपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सफर शुरू किया और जब आप वहां पर पहुंची तो इस दौरान बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी। दिक्कतें बहुत आई, लेकिन एक शुभ समाचार उस समय हुआ मेरे घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए, और जो 1000 सवाल करते थे ये करने से क्या फायदा होगा। टाटा से जॉब ऑफर मिला, वो शुरुआत हुई मेरा जो मेहनत का फल मिलने का। और तब लोगों को लगा टाटा में इसका वो जॉब ऑफर, बस वो शुरुआत था। और उसके बाद तो मैं एवरेस्ट, मैंने टाटा स्टील ज्वाइन किया बिफोर एवरेस्ट, और वहां से मुझे कुछ पैसे भी मिले, एडवांस पैसे मिल गए कुछ 1000। अच्छा। और जो मेरे लिए एक बेरोजगार पर्सन जो बेचारी दर दर घूम रही थी पहाड़ों में, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा था। और बस मंजिल तो वही था, एवरेस्ट। और बीच में कई तरह के दिक्कतें आई। एक बार तो मैं एवलांच के नीचे दब गई थी। अच्छा। तभी करीब 12 बजे या 12:30 बजे बहुत जोर की ब्लास्ट की आवाज सुनी, और मैंने सोचा शायद ऑक्सीजन सिलेंडर रखे रहते थे हमारे जो, तो शायद बस्ट हो गया या क्या हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद लगा कि तो मेरे शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई हैवी लोड आ गया है। तब मुझे महसूस हुआ कि तो एवलांच के नीचे मैं दब गई हूँ। बस उस समय यही लग रहा था ये कैसी मौत है जब मुझे होश में हूँ मैं कि मुझे मरना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा टेंट कोई और भी शेयर कर रहे हैं। उस समय कुछ नहीं नजर आ रहा था, बस यही कि ये मरना है अभी, मौत। तो जो मेरा टेंट में पार्टनर थे एक लोब्सांग छिरिंग, उसने, उसके पास नाइफ था, तो उससे उसने टेंट को काटा। पहले खुद बाहर निकला, फिर मुझे खींच के बाहर निकाला। अब बुद्ध पूर्णिमा की रात थी। अच्छा। बाहर एकदम ब्राइट। जैसे बाहर निकले तो देखा कि बाकी के लोग भी सब दबे पड़े हैं, बाहर निकले हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, माँ माँ बोल रहे हैं। बहुत पेनफुल दृश्य था। तो जब बाहर निकली तो मैं, फिर एक टेंट सेफ था जिसमें कोई सोया नहीं था। अच्छा। तो मैं उस टेंट में गई और मैंने सबके लिए हॉट ड्रिंक्स बनाया, और मेरे पास कुछ पेन किलर थे, उन लोगों को दिया, क्योंकि किसी का रिब ब्रोकन था, किसी के हेड इंजरी थी, किसी का लेग फ्रैक्चर था, और कुछ लोग शॉक, एकदम सदमा में थे। तो हमारे पास वायरलेस सेट होता था। तो वायरलेस सेट से हमने, जो लोअर कैम्प में हमारे लीडर थे, दर्शन खुल्लर थे हमारे लीडर, एंड और भी सपोर्ट टीम थी वहाँ पे, उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने रात को 1 बजे रेस्क्यू टीम भेजा। कैन यू इमेजिन? हाँ। यहाँ पे हम लोग बगल में कुछ हो जाता है तो बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ। वहाँ पे लाइफ एंड डेथ का चैलेंज लेकर के, रिस्क लेके वो लोग रात को 1 बजे चढ़े ऊपर और सवेरे 5 बजे पहुंचे हमारे कैंप में। अच्छा। एकदम खड़ी चढ़ाई। और फिर हम अपने लीडर से मिले, करीब 22,000 फीट की ऊंचाई में वो थे। मैं कुछ लोगों की फर्स्ट एड कर रही थी, क्योंकि लोगों इतने इंजर्ड वगैरह थे, तो मैं तो अपना दुख तो भूल ही गई थी। मेरे सिर के पीछे में भी चोट आई थी। अच्छा। स्वेलिंग भी हो गई थी, लेकिन मैंने बताया नहीं। तो लीडर ने सबको पूछा 1 by 1 क्या करना है आपको। जिनका इंजर्ड थे उनको तो जाना ही था काठमांडू ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जो लोग इंजर्ड नहीं थे, शॉक्ड थे या जो भी था, सबसे पूछा क्या करना है। तो सबने ये डिसाइड किया कि नहीं, वापस जाना है। मेरे टर्न आया तो बच्चन जी अभी तुम क्या करना चाहोगे। मैंने कहा सर गिवन अपॉर्चुनिटी मैं जरूर ट्राई करूंगी। और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। दैट डिसीजन जो मैंने लिया, वो डिसीजन जो लिया मैंने कि हाँ, तो वो साबित था कि आई रिमेन पॉजिटिव। मैं उस हादसे के बाद भी ये सोच रही थी कि यहाँ से बच के निकली हूँ, इसका मतलब मुझे जाना ही है ऊपर। हाँ। मुझे जरूर पहुंचना है चोटी में, चाहे कुछ भी हो जाए, वापस नहीं आना। वो मुझे और ड्राइव कर रहा था कि इसलिए तो मैं बच के निकल गई। और दूसरी बात ये भी था कि मेरे माँ हमेशा बोलती थी, कुछ बुरा होता था तो बोलते थे हाँ इसके बाद कुछ अच्छा ही होगा। तो बस डिसीजन ले लिया और कि मुझे दोबारा जाना है। वो मेरा टर्निंग पॉइंट और माई सक्सेस स्टोरी। तो बाकी लोग नीचे गए। एक ग्रुप कितने लोगों का था और ऊपर कितने लोग पहुंचे थे? तो हम लोग करीब थे 4 लोग। अच्छा। 4 लोग थे हम लोग, जिसमें एक शेरपा गाइड था और 3 हम लोग। बछेंद्री जी, आपसे बात करेंगे उस लम्हे के बारे में जब आप माउंट एवरेस्ट पर थी, तो उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी? 23 मई 1984, 1:07, तकरीबन 29,000 फुट की ऊंचाई पर आप थी। ये वक्त आपके लिए कितनी अहमियत रखता है? उस वक्त आप क्या महसूस कर रही थी जो आपने पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा? खुद को डिस्कवर किया, अपने पोटेंशियल को रियलाइज किया कि अगर आप सपना देखो तो पूरा हो सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो और भी महिलाएं कर सकती हैं। जब मैं
टॉप में पहुंची तब तो खैर मेरे दिल दिमाग में एक ही ख्याल था कि कैसा सेफ रिटर्न हो, सुरक्षित वापसी का। क्योंकि जिस तरीके से एक एक स्टेप एक जिंदगी और मौत के स्ट्रगल लेकिन से, फिर भी वो जो खुशी होगी, हाँ, क्या महसूस कर रही थी उस टाइम? वो मेरे लीडर ने और लोगों ने वायरलेस सेट में हमको कॉन्ग्रेचुलेट किया और पूरे देश के तरफ से हमको बधाइयाँ दी गई। और वो तो उसको तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब भी जिंदगी बहुत थोड़ा लोअर उसमें होती है तो वो याद करती हूँ तो एकदम बहुत एक जोश आ जाता है। जोश आ जाता है। लेकिन सेम टाइम हम बहुत चिंता होती है वापसी का, क्योंकि जाते समय आप एक एक स्टेप करके जा रहे हैं इतना जिंदगी और मौत के बीच में, एंड रास्ते में कई बार आपको डेड बॉडीज दिखते हैं, तो वो एक भयानक दृश्य होता है। तो वापसी में तो आप, क्योंकि एक तो खुशी है आपने अचीव किया है, दूसरा थोड़ा बहुत फटीग भी है, तीसरी बात द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नीचे की तरफ, तो एक स्टेप रॉन्ग मीन्स विदाउट एनी एफर्ट यू आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स फीट डाउन। तो वो था माइंड में। मैं तो साथ में दुर्गा की मूर्ति और हनुमान चालीसा लेके गई थी। अच्छा। और वो मुझे बहुत स्ट्रेंथ भी देती थी कि लगता था मेरे पास शक्ति है, कुछ पावर है। तो ऐसा हमेशा फील हुआ था, मेरी माँ ने दिया था दुर्गा। जब आप गई थी तब आपको कोई नहीं जानता था, और जब आप वापस आई तो सारी दुनिया आपको जानती थी। जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हजारों बछेंद्री पाल चाहिए। इंदिरा जी तब प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। वापसी में उन्होंने घर में बुलाया था और ये कहा कि बछेंद्री अभी क्या करना चाहोगी? तो मैंने कहा मैं यूथ में ये प्रमोट करूंगी, मतलब विमेन में, रूरल विमेन में भी, ताकि लोग मेहनत करें स्पोर्टिंग वे में। और उससे ज्यादा एक मजेदार बात ये हुई कि जब मैंने माउंटेनियरिंग शुरू किया तो मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी अपने गांव में, तो लोग यही पूछते थे पहाड़ चढ़ के क्या होगा, पहाड़ चढ़ के क्या होगा? तो उसका रिप्लाई, उसका जो जवाब था वो मिला इंदिरा जी से ही। मेरे काठमांडू से नेपाल से इंडिया आने तक इन बिटवीन इंदिरा जी का कोई टूर था शायद उत्तरकाशी में। उन्होंने मेरे गांव की तरफ इशारा करके बोला कि देखो बछेंद्री यहाँ से आती है। उसने मेहनत किया और उसने देश में अपना नाम एक बनाया। तो जब मैं गई तो फिर लोगों ने ये नहीं बताया कि एवरेस्ट क्लाइंब कर, लोगों ने कहा इंदिरा जी ने आपका नाम लिया था। तो जवाब जो लोग पूछते थे कि क्यों एवरेस्ट चढ़ के क्या होगा, वो जवाब जो इंदिरा जी के मुंह से सुना तो बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान, अवार्ड, रिवॉर्ड, बिल्कुल मेरे काठमांडू से यहाँ पहुंचते ही पद्मश्री एंड देन अर्जुना अवार्ड एंड ऑल, बहुत। और उससे ज्यादा जो प्यार और सम्मान था उसकी तो मुर्दा भी खड़ा हो सकता है, इतना ज्यादा था। तो लेकिन उसके साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती कि व्हाट इज नेक्स्ट। उस टाइम पर जहाँ लड़कियों को बाहर निकालना है में बहुत मुश्किल था, तब टाटा स्टील ने एक डिपार्टमेंट बना के और मुझे एम्पावर किया एडवेंचर के फील्ड में। ये बहुत बड़ी बात अभी भी आप उसी के साथ जुड़ी हुई है, उसी फाउंडेशन जी के जी साथ। और मुझे ऐसा लगा जैसे एक एवरेस्ट से उठा के मुझे दूसरे एवरेस्ट में। उसके बाद मैं कभी चुप नहीं रही और दूसरी महिलाओं के लिए भी मैंने 93 में मैंने एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड किया था, इंडो नेपलिस। हाँ। और बहुत अपोजिशन था, विमेन लोग कहाँ एवरेस्ट कर पाएंगी एंड ऑल विमेन टीम। और ऐसा लगता था कि शायद ये इसका टाइम अभी आया नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग अच्छी थी, सारी विमेन लोग फोकस थे, हार्ड वर्किंग थे। एवरेस्ट ने खुले बाहों से सबका स्वागत किया और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया महिलाओं ने। मैं यही बोलती हूँ कि मेरी जिंदगी में 2 एवरेस्ट था, एक तो खुद को एक्सप्लोर करना, खुद के पोटेंशियल को समझना, खुद की सीमाओं को समझना, और दूसरा था कि मैं दूसरों के लिए कितना कर सकती हूँ। इतने सालों बाद आप क्या देखती हैं कि क्या हमारे देश को हजारों बछेंद्री पाल मिली है? बिल्कुल मिली है, बिल्कुल। आज लड़कियां हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, उनकी सेल्फ बिलीफ बहुत बड़ी है। और लेकिन यह है कि उन्होंने हर जगह प्रूव करना पड़ा है, प्रूव किया, स्ट्रगल किया, प्रूव किया, और एक ने रास्ता निकाला तो कई लोगों को रास्ते मिले हैं। जिस वक्त आपने शुरू किया उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना लड़कियों को पढ़ाया जाता था, ना घर वाले उन पे भरोसा करते थे, ना एक तरह से कह सकते हैं कि लड़कियों को आजादी थी। अगर आज की बात करें तो आजादी है, पढ़ने भी दिया जाता है, जॉब भी करने दिया जाता है, जो करना चाहती हैं वो करती हैं। अगर आप आज के जमाने में होती, कहते हैं ना सोना को जितना पीटो तो वो उसमें चमक उतनी आती है। मैं सोचती आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ क्योंकि वो जो स्ट्रगल था, वो जो कंस्ट्रेंट था, वो जो अभाव की जिंदगी थी, उससे मैंने बाहर निकलना और अपने गोल को अचीव करना सीखा। वो कहते हैं ना तब कर ही सोना बनता है, तब करके ही सोना चमकता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने वो स्ट्रगल किया था अपने बचपन में, पालन पोषण में,
इसलिए मैं ज्यादा अच्छा कर पाई। मिशन गंगे के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं, इसमें किस तरह का काम आप कर रही हैं, कितना काम बाकी है, कितना हो चुका है? वो 1994 में मैंने ये किया था, ऑल विमेन, पहली बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया था, हरिद्वार टू कोलकाता जी। और मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे कि लड़कियों को मौका देना कि वो पेडलिंग करके हार्ड वर्क 40 दिन आपको लगे थे इसमें? जी हाँ, और करीब 2100 किलोमीटर कंप्लीट किया हमने कोलकाता तक। और बीच बीच में हम लोगों ने जगह सफाई भी की, क्योंकि मैं तो उत्तरकाशी से आती हूँ जहाँ से गौमुख से नदी निकलती है, कितनी साफ है, कितनी प्योर है, लेकिन नीचे देखती हूँ तो कैसे नदी हमारी मौत के मुंह में जाती रही। हरिद्वार के नीचे देखा मैंने कि बहुत ही बुरी हालत। एक तरफ तो इतनी पूजा करती है गंगा माँ की, हमारे उत्तराखंड में तो पैदा हो गया और मरने तक जो है गंगा जल ही काम आता है, वो देखा मैंने। अब मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया कि एक अपनी माँ तो होती है, एक गंगा माँ होती है, एक धरती माँ होती है और एक गाय माँ होती है। ये मेरे पालन पोषण का एक हिस्सा है। लेकिन उसकी इतनी दुर्दशा से आते आते देखा, तो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमने तो वो एडवेंचर जर्नी कंप्लीट करना था, फिर भी बीच बीच में हम लोगों ने सफाई भी किया। और तब से मेरा एक सपना था कि मैं इन फ्यूचर में एक एक्सपीडिशन और करूंगी एंड टोटली फोकस ऑन क्लीनिंग। और वो किया हमने अभी लास्ट ईयर किया था, हरिद्वार से पटना तक करीब 40 लोग थे हम लोग, टाटा स्टील ने ये सब ऑर्गेनाइज किया। और जिसमें कि तो 8 एवरेस्टर्स थे, IITians थे, MBA ग्रेजुएट्स थे, हाईली एजुकेटेड टीम थी। साइड बाय साइड क्लीनिंग का कई घाटों में जब पढ़े लिखे लोग करते हैं ना, तो एक मैसेज आता है। और जब हम सोचते हैं कि ये सफाई कर्मचारी का ही काम है, हाँ। और ये उनका काम है, ये जो बंटवारा वाली बात है, ये भेदभाव वाली, तब हम सही नहीं है। तो जब पढ़े लिखो ऐसे कर रहे थे, अब मैं कर रही हूँ ग्लव्स पहन के और कचरा उठा रही हूँ कोई चीज, तो डेफिनेटली एक मैसेज आता है। इसके अलावा आप 500 किलो गार्बेज माउंट एवरेस्ट से भी लेकर आई काठमांडू। ये मेरा हमेशा रहा है कि समाज के लिए और अपने देश के लिए, उस स्वच्छता के लिए है। इतना पोल्यूशन है और एवरेस्ट जैसी जगह जितना साफ सुथरा सफेद बिल्कुल चादर की तरह, वहां पर भी इतने लोग जाते हैं। तो तब वहां से हमने कभी 500 केजीज वॉलेंट्री लाए। अब तो कंपल्सन है, अब अगर लेके नहीं आते हैं आप तो फिर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो सिर्फ पहाड़ चढ़ने के अलावा और भी मैंने बहुत कुछ किया। सुपर साइक्लोन जब हुआ था उड़ीसा में, तो मैं वहां पे थी 1-1.5 महीना, और क्या नहीं किया हमने। तो इसके पीछे मेरे ये है कि जब एवरेस्ट चढ़ने के लिए बहुत जज्बा, जुनून और चैलेंजेस होती है, हार्डशिप होती है, वहां पर वो सोच किसी का ये काम छोटा है ये बड़ा है, उससे ऊपर काम करते हैं लोग बाग। तो वही स्पिरिट, वही जज्बा, वही जुनून इन कामों में भी होना पड़ता है। और किसी अचीवमेंट का डेफिनेशन भी यही है कि आपके अचीवमेंट से कितने लोगों को उससे फायदा हुआ। नहीं तो क्या है, एक अचीवमेंट करो और ग्लोरीफाई करते रहो जिंदगी भर। आज की जो यंग जनरेशन है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मैसेज उनके लिए क्या है? जरूर कोई लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य के बगैर तो जिंदगी कुछ है ही नहीं। और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी कुछ करना चाहिए, अपने को सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। और हर इंसान में कोई स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूवमेंट एरिया होता है, और अपने स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाएं, और जो इम्प्रूवमेंट एरिया उसमें जरूर वर्कआउट करें। आज से 35 साल मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो लगता है एक जिंदगी बहुत छोटी है बहुत कुछ करने के लिए। बछेंद्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे छोटे और बड़े बड़े हर पहलू बताए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून बछेंद्री पाल। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसी ही बुलंद हस्ती के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।